गरीब परिवार ने कोई मोटरसाइकिल खरीद ली हो या किसी भी तरीके से उसके पास वो अर्जित हो गया हो, तो आप उसको राशन नहीं दीजिए। तो हमारे टैक्स के पैसों से आप राशन गरीबों का रोक रहे हो और हमारे दिए गए टैक्सों के पैसों से फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाले विधायक एमपीओ को पेंशन और सैलरी क्यों दे रहे हो, उसे भी बंद करो। देखिए नाली कहां है, रोड कहां है, इसमें कोई आपको डिफरेंसेस नजर नहीं आएंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और मेरे स्लोगन को आपने अभी तक याद किया हुआ है, बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार। कॉन्सेप्ट ये था कि जब तक हम अपने घरों को, अपने प्रखंड को, अपने विधानसभाओं के मुद्दों की चर्चा नहीं करेंगे, विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, जब तक आप मुद्दों की चर्चा नहीं करते हैं, कौन कौन से मुद्दे ढाका विधानसभा के होने चाहिए थे, उन मुद्दों को मैंने अपने चुनाव में एक पोर्टफोलियो के तहत पर रखने की कोशिश की थी। जहां तक अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो ये सरकार है या यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो पूरी तरीके से हवा हवाई है। सड़कों की स्थिति अगर आप देखिएगा तो पूरी तरीके से मलाई चप बना हुआ है। मलाई चप, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी महत्वपूर्ण सड़क पर या किसी भी एक गांव से दूसरे गांव या एक टोला से दूसरे टोला जाने के जो सड़कें हैं, अगर उन्हें आप देखिएगा तो आपके पैर में कादो माटी लगना ही लगना है। क्योंकि नाली कहाँ है, रोड कहाँ है, इसमें कोई आपको डिफरेंसेस नजर नहीं आएंगे। क्योंकि काम के नाम पर केवल और केवल भ्रष्टाचार है, लूट है यहाँ पर। अगर आप वर्तमान सरकार या उनकी प्रतिनिधियों की बात करें तो आप लोगों को जानकारी होगी, आपके माध्यम से भी मैंने अपने लोगों को बताने की कोशिश किया था कि 12 जनवरी को मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि ढाका और ढाका विधानसभाओं की समस्याएं, जिसमें कि फुलवरिया घाट के ऊपर भी मैंने कहा था, झउआराम से चैनपुर की सड़क की बात की थी, गांधी चौक से फुलवरिया सड़क की बात की थी, चैनपुर से घोड़ा साहन बालापुर होते हुए की बात की थी, मिडिल स्कूल होते हुए बिरता चौक की बात की थी, भेलवा से चिरैया की बात की थी, सड़कों की चौड़ीकरण की बात हुई, बस स्टैंड की बात मैंने किया। लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान प्रतिनिधि हैं वो बात कम, खुशखबरियां ज्यादा बांट रहे हैं। मेरा इतना ही मानना है कि खुशखबरी आप बांटिए, लेकिन पहले काम हो जाने दीजिए, फिर मैं ही आपको लड्डू खिलाने का काम करूंगा। तो काम तो हो नहीं रहा है, केवल सोशल मीडिया के ऊपर स्टंटबाजी हो रही है। चलिए, आपने इसमें एक शब्द आया हवा हवाई, से हमें भी याद आया कि एक समय में हवाई जहाज मोतिहारी से हवाई अड्डा की बात हो रही थी, मोतिहारी में बनाने की हवाई जहाज की बात हो रही थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो मैं देख रहा हूँ, और अभी आपने जो बताया सड़क पे जो चलेंगे तो कीचड़ लग जाएगा, बस पड़ाव की आपने बातें कही, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, हवाई अड्डा होना चाहिए या पहले बस पड़ाव होना चाहिए? सर, ये तो उस प्रतिनिधि को सोचना चाहिए जिसने सदन में आपको समय मिला तो आप ढाका की बात ना करके आप मोतिहारी की बात करते हैं। हवाई जहाज जरूरत है, लेकिन कितने % लोगों को जरूरत है? बस स्टैंड की जरूरत क्यों है? क्योंकि बस का भाड़ा डीजल के भाव के बढ़ने के बाद बस का, प्राइवेट बसों का जो भाड़ा है वो इतना बढ़ चुका है और उस पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं, 1 रुपया डीजल का बढ़ता है, 5 रुपया भाड़ा बढ़ा देते हैं वो। लेकिन सरकारी बस स्टैंड होने से 160-155 रुपया में गरीब आदमी तो पटना चला जाएगा, मोतिहारी चला जाएगा। आज हम लोग अपने इलाज के लिए मोतिहारी जाना पड़ता है, पहले हम लोग दरभंगा डीएमसीएच जाते थे, सीतामढ़ी जाते थे, क्योंकि ट्रेनों का परिचालन इतना अच्छा था। आदरणीय पप्पू यादव जी के प्रयास का नतीजा था जब हमने 2021 अगस्त में जीएम साहब को चिट्ठी लिखा, और आपने देखा होगा कि इस बार जीएम को हम लोग घोड़ा साहन को उतारने का भी काम किया। उसका कारण एक ही था, हम लोग चाहते हैं कि घोड़ा साहन में तीसरी लाइन बन जाए तो खुद ब खुद बड़ी ट्रेनें रुकेंगी। सिर्फ इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, हम ट्रेन के मुद्दे पर भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला मेरा जो सवाल का ये था कि हवाई अड्डा जरूरी है या बस स्टैंड? देखिए, ये यहाँ के प्रपेक्ष में, ढाका विधानसभा के प्रपेक्ष में अगर देखा जाए तो हमें बस स्टैंड की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा बसों की ज़रूरत है।
हवाई जहाज की जहां तक बात है, तो जो अमीर लोग हैं वो पटना से भी हवाई जहाज पकड़ सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कितने गरीब लोग हवाई जहाज पे चढ़ते हैं। और हवाई जहाज की जहां तक बात है, तो प्रमोद जी एक मंत्री हैं मोतिहारी से, हवाई जहाज की बात वो कर लें। आप बस स्टैंड की बात कर लीजिए, आप फुलवरिया घाट की बात कर लीजिए, आप ललबेगिया में जो बाढ़ आने वाला है 6 किलोमीटर का आपका स्ट्रेच है, हीरापुर से लेके जो जगहों में जहां पानी हर बार भर जाता है, बांध का काम का बात कर लीजिए आप। चलिए, कुछ दिन हमारे घोड़ा सहन से मोतिहारी के लिए सरकारी बसें चली थी और हमें लगता है कि 1-2 माह के बाद पुनः वह बंद हो गया। तो आपने अपने स्तर से इस पर कुछ किया है? मैंने सरकार को पत्र लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उस पर संज्ञान भी लिया गया है। आप पता करें, ब्लॉक में जो सीओ साहब हमारे होते हैं उनको आदेश भी आया है डीएम की तरफ से, उसका नक्शा काटा जा चुका है। सरकारी बस स्टैंड जहां भी बने, क्योंकि प्राइवेट बसें तो वहां से खुलेंगी नहीं। आप देखिए मोतिहारी में सरकारी बस स्टैंड कहां से है, प्राइवेट बस स्टैंड कहां है? मुजफ्फरपुर में देख लीजिए कहां है, पटना में देख लीजिए गांधी मैदान और बैरिया में बस स्टैंड है, दोनों एक जगह से कभी नहीं खुलती हैं। तो सरकारी बस स्टैंड का नक्शा का काम मुझे जो बताया गया है सरकार की तरफ से, सरकार के अधिकारियों की तरफ से, कि नक्शा के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन मैं माननीय प्रतिनिधि ढाका विधानसभा और शिवहर के सांसद साहिबा से जानना चाहता हूं कि वो कब पत्र लिखेंगी, उनके तरफ से कब काम होगा। 12 जनवरी को अभिजीत सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाता है, 12 तारीख को ही आदरणीय मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब भी आता है, 15 जनवरी को आनंद फानंद में फुलवरिया घाट का पूजा होता है, बड़े शान और शौकत से इस बात की घोषणा होती है, खुशखबरी दी जाती है कि 31 मार्च तक पुल पर गाड़ी चढ़ा देंगे। और तब भी मैंने कहा था, तब भी जन अधिकार पार्टी ने कहा था कि अप्रैल के महीने में फंड जनरेट होगा और जुलाई अगस्त सितंबर आते आते पुल का निर्माण होगा, जो मुझे बड़े अधिकारियों ने पटना से जानकारी दी थी, क्योंकि मैं उनको लगातार मेल के द्वारा उनसे मेरी बातें होती हैं। आप मेरा मेल आईडी देख सकते हैं, मैंने कितनी मेलें मुख्यमंत्री जी को भेजा है। मैंने तो ढाका की सारी सड़कों की बात रखी है। अभी आप देखिए कि 1,18,00,000 की लागत से हाई स्कूल ग्राउंड का निर्माण हुआ। आप लोग को याद होगा, चुनाव से पहले जिला परिषद अध्यक्ष ने उसका उद्घाटन किया था और बन किसी और फंड से गया। क्या लागत उसकी 1,18,00,000 है? हम तो चाहेंगे कि सरकार इसकी भी जांच करे कि उन पैसों का गमन कहां हुआ है, क्योंकि ढाका विधानसभा में आप देख लीजिए तो हर चीज में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी एक कार्यक्रम 1 से 2 जून से शुरू करेगी। हम हर घर जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त ढाका को बनाने की हमारा जो प्रयास है, उस प्रयास को हम करना शुरू करेंगे। लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, आपका काम नहीं हो रहा, आप वीडियो बनाएं, हम सबों से संपर्क करें। जन अधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ब्लॉक से लेके, थाने से लेके, अस्पताल से लेके शिक्षा संस्थानों तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सज्ज हो चुका है। आदरणीय पप्पू यादव भी जून में ढाका विधानसभा में आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत उनके द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को भी मूल मंत्र दिया जाएगा और हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, बस स्टैंड अभी फिलहाल नहीं है घोड़ा सहन में, भूमि की कमी हो या जो भी हो, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सरकार को दोषी मानते हैं, बिल्कुल। भूमि बहुत है घोड़ा सहन में। अभी बीता चौक पे 12 कट्ठा में ऐसे ही घर बना लिया, कोई मठ में घर बना ले रहा है, वहां बस स्टैंड नहीं बन सकते हैं क्या? पुरनहिया रोड में कितना जमीन है, पुरनहिया रोड में स्कूल बन के खड़ा है, अभी तक स्कूल चालू क्यों नहीं हुआ? सवाल तो कई हैं और ये सारे सवाल भ्रष्टाचार से ही हैं। यहाँ के सीईओ को जवाब देना चाहिए कि जमीन क्यों नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि जमीन उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, हम इंतजार करेंगे कि सरकार की तरफ से अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता 1-2 महीनों में, तो फिर हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने का काम जरूर करेंगे। अच्छा, एक आपने वर्तमान विधायक पे सवाल उठाया है कि उन्हें ढाका के विकास के विषय में बात करना चाहिए, मोतिहारी के लिए प्रमोद जी हैं। बिल्कुल हैं। बाकी देखिए, हर जगह के हमारे जिला में 12 विधानसभा है, वन मैन शो नहीं चल सकता है।
अगर कोई ये सोचे कि मैं ही अकेले पूरे चंपारण का रखवाला हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और आदरणीय वर्तमान प्रतिनिधि जो हैं वो दूसरी बार विधायक बने, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, वो प्रपक्व इंसान हैं, 30 साल की राजनीति करके आए हैं और फिर भी वो मुद्दों से भटक जा रहे हैं, तो ये खेद का विषय है, ये शर्म का विषय है। और उनके रहते अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो ये तो और शर्म की विषय है कि जो व्यक्ति 5 साल पहले और 1.5 साल अभी 6.5 साल रह चुका हो, वो मुद्दों की बात ना कर रहा हो, वो राजनीति की बात ना कर रहा हो, वो विकास की बात ना कर रहा हो, वो भ्रष्टाचार रोकने की बात ना कर रहा हो, तो आपको और कितना सीखना है। चलिए, अब इसके बाद आपने ठान ही दिया है और मुद्दे को थोड़ा सा मोड़ दिया है, तो ट्रेन की ओर जो है आते हैं। जैसा कि एक ट्रेन यहाँ से राजधानी के लिए चल रही है, पटना के लिए, और उसके हिसाब से लोगों को काफ़ी सहूलियत भी हो रही है, क्योंकि बस के भाड़े में और इसमें काफ़ी अंतर है। लेकिन टाइमिंग पर और संख्या बढ़ाने पर क्या कुछ कहेंगे आप? ऐसा है कि ट्रेनों की संख्या, बरौनी से गोरखपुर की जो यात्रा होती है रेल की, और बरौनी से भाया मुजफ्फरपुर गोरखपुर की जो यात्रा होती है, करीबन 110 किलोमीटर कम पड़ता है ये रूट, ये शॉर्टेस्ट रूट है। ये तो यहाँ की सांसद साहिबा को आवाज उठाना चाहिए कि ट्रेन के फेरा बढ़ाइए। 8:15 पर दोबारा क्रांति एक्सप्रेस आदरणीय पप्पू जी की देन है। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पेपर में स्टेटमेंट भी दिया, हम लोगों ने हमसे कागज भी मांगा गया कि आप कब जो है चिट्ठी लिख दिए। एक प्रेस के भैया नहीं मांगा कि आप गलत बोल रहे हैं। मैंने उनको दिखाया कि अगस्त के महीने में जीएम ऑफिस को चिट्ठी दिया, समस्तीपुर डीआरएम को चिट्ठी दिया, और लगातार आदरणीय पप्पू यादव जी जीएम से बात करने का नतीजा हुआ हम लोग कामाख्या, कटरा कामाख्या और सद्भावना की भी बात कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं, हम लोग उसको भी रोकने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां रिजर्वेशन काउंटर है, घोड़ासान आदर्श स्टेशन है, और अगर तीसरा लाइन हमें डबलिंग में मिल जाता है तो हमें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन खुद ब खुद रुकेंगी। समस्या यहां यह है कि जानकारियां कम हैं, किस प्रकार से चीजें होंगी, घटित होंगी, और किस प्रकार से काम होगा, इस पर चर्चा नहीं होता है। चर्चा केवल इस बात पे होता है कि हम आंदोलन करेंगे। कौन चीज का आंदोलन करेंगे आप? किस चीज का आंदोलन करेंगे? यहां आंदोलन भी लोग किए ट्रेन रोकने के लिए, उसका क्या लाभ हुआ? कई हजार गरीबों के ऊपर केस हुआ। रिजर्वेशन काउंटर आंदोलन का देन नहीं है, वो आदरणीय स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी का देन है। आदर्श स्टेशन आंदोलन की देन नहीं है। आज कैटेगरी बी सी में स्टेशन आ रहा है, आप सांसद महोदया हैं, आपको कई अवार्ड मिले हैं, भले आप क्षेत्र में क्या करती हैं नहीं करती हैं ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अवार्ड तो आप खूब ले रही हैं। इस बात के लिए मैं बधाई भी देता हूं। 15 साल से लगभग आप यहां के सांसद हैं, रिकॉर्ड आप बार लगातार 3 बार जीती हैं, लेकिन 3 काम ऐसे वो बता दें जो उन्होंने किए हों। मुझे तो लगता है कि 3 लेटर पैड भी उनका खर्चा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि 3 चिट्ठियां भी नहीं लिखी उन्होंने। चलिए, सांसद महोदय की बात जब आ ही गई है, तो जैसा कि मैं देख रहा हूं कि स्थानीय जो भी उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने उनका नाम रख दिया है, क्या बोलते हैं उसको, एशिया का जो फेमस मेला है, थोड़ा सा हम मिस कर रहे हैं। देखिए, उपाधि दिया गया है। आप वो महिला हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, हमसे बहुत ही ज़्यादा उम्र में बड़ी हैं। किसने क्या नाम दिया, मेरा इसके ऊपर कोई तंज नहीं है। मेरा केवल अनुरोध हो सकता है ऐसी बड़ी लीडरशिप से, जो सदन में आज अध्यक्ष के तौर पे भी बैठती हैं, तो हम शिवहरवासी गर्व करने का काम करते हैं, लेकिन वो कब शिवहर की भलाई के लिए आवाज उठाएंगी, कब शिवहर के मुद्दों की बात करेंगे। आपने शिवहर की बात करी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो पिछले 10 सालों से शिवहर के लोगों को मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेलवे लाइन के नाम पर गुमराह कर रही हैं। आज मैं आपके माध्यम से उन्हें खुलेआम चुनौती देता हूं कि वो मुझे एक सर्वे रिपोर्ट रेलवे का दिखा दे
एक कोई कागज दिखा दें जिसमें लिखा हो मोतिहारी शिवहर सीतामढ़ी रेलवे लाइन। केवल और केवल गुमराह करने का काम किया उन्होंने। उनके पास न कोई चिट्ठी है, न रेल में कोई रिकॉर्ड है, न अभी तक मिट्टी का सर्वे हुआ है, न जमीन का अधिग्रहण हुआ है। हम लोग उनका बिल्कुल, मैं एज ए जूनियर, मैं बहुत उम्र में छोटा हूं उनसे, लेकिन शिवहर के लिए आपने 3 कौन से काम किए हैं आप वो बता दीजिए। 31 तारीख फुलवरिया घाट आपसे नहीं बना, सीतामढ़ी शिवहर मोतिहारी रेलवे लाइन आपसे नहीं बना, घोड़ासहन में रेल नहीं रुका, ढेंग बरगिनिया में रेल की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। तो फिर आप क्या किए? अवार्ड लेना, मेरे भी कमरे में देखिए कितने अवार्ड है, मैं तो कोई सदन में नहीं हूं। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनके लिए आपके अंदर कोई शब्द है क्या? नहीं, मेरा उनसे अनुरोध है कि 15 साल से कोई अगर सदन में है तो मैं उनसे अनुरोध ही कर सकता हूं कि थोड़ा सा आप शिवहर के प्रति सचेत हों। और एक चीज और बताता हूं, मैं जिस घोड़ासहन में बैठा हूं, इसी घोड़ासहन में उन्होंने, बोला गया था गांव को गोद लेने के लिए, उन्होंने बाजार को गोद ले लिया। और जब गोद लिया तो वहां की सुविधाएं आप जाके देख लीजिए। साइकिल निकलना मुश्किल है, मोटरसाइकिल का बात तो छोड़ दीजिए। तो मोदी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड लेना चाहिए। गोद लिए तो क्या किए? अच्छा, एक शब्द छड़कर सामने आ रही है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपकी जो पार्टी है विपक्ष में है, और लोगों का यह मानना होता है, या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनका मानना होता है कि जो विपक्ष में है उनका कुछ भी कीजिए वे विरोध ही करते हैं। तो क्या कहेंगे? आप काम कीजिए, मैं तो पहले ही कहा था, जो खुशखबरियां आदरणीय प्रतिनिधि ढाका फेसबुक पर डाल रहे हैं, उन खुशखबरियों को आप हकीकत में ले आइए। मैं बूंदी के लड्डू खिलाऊंगा आपको, लेकिन आप ला नहीं पाइएगा। ये 100% मैं बता सकता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल जो आप जब थे तो आपने क्या किया, 1.5 साल में आप क्या कर रहे हैं ये भी दिख रहा है। अच्छा, ऐसे स्थिति में मान लीजिए ढाका विधानसभा हो या शिवहर संसदीय क्षेत्र हो, विकास अवरुद्ध है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो आम लोग क्या करें? देखिए, पहले तो लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा कि धर्म और जाति के बैसाखी पे जो ये लोग सदन में जाने का काम करते हैं, जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नाम पे जो सदन में जाने का काम करते हैं, पहले इसको रोकना होगा। मैं जब चुनाव लड़ रहा था 2020 में, तब भी कहा था कि जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो एक मंच पर आए और अपना अपना एजेंडा दें। वो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव जीतने के बाद ढाका के लिए क्या करेंगे। मैं तो सदन में नहीं हूं, मेरे नेता सदन में नहीं है आदरणीय पप्पू जी, फिर भी एक ट्रेन रुकी, बस के पड़ाव का नक्शा कट रहा है। कई लोगों का जो व्यवस्था हो सकता है, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स, वो हो रहा है। वरुण सिंह जैसे लोगों की हत्या होती है, वहां पप्पू जी पहुंचते हैं, न्याय दिला रहे हैं। स्कूल में बच्चों का फीस माफ कराया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं जब सदन में हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप चल रहे हैं? मैंने तो एक एफिडेविट दिया था कि मैं आजीवन पेंशन और सैलरी नहीं लूंगा। वर्तमान विधायक अपना पेंशन और सैलरी छोड़ दें, कॉलेजों को दे दें, स्कूलों को दे दें। क्यों नहीं देते? वो युवा हैं, युवा शक्ति हैं, वो अपना पेंशन और अपना सैलरी वो दे दें स्कूलों को, कॉलेजों को, बुनियादी सुविधाएं पूरी होंगी। जहां पंखा नहीं हो पंखा लगेगा, जिस कंप्यूटर के अंदर लैब के अंदर कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर लगेगा, जिस केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स नहीं है वहां केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स आएंगी, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है किताबें आएंगी। चलिए, सबसे पहले तो आपने बताया कि विकास अवरुद्ध है, बहुत सारी खामियां हैं सरकार में। अगर हम आज से 15 साल पीछे चलते हैं तो सड़कों की स्थिति क्या थी और अब क्या है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने का। सर, ऐसा है कि 15 साल पहले क्या थी, उससे 15 साल पहले और क्या थी, उससे 15 साल और पहले और क्या थी, उससे 15 साल और पहले क्या थी, उससे 15 साल पहले आप गुलाम थे। 75 साल पहले आप गुलाम थे तो हम कहें कि ना हम तो गुलाम थे उस समय, आप तो आजाद हो गए, आप तो कुछ नहीं करेंगे जी।
75 साल पहले तुम गुलाम थे, अब तुमको आजाद करा दिया, अभी ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। पहले कितने का बजट था बिहार का? पहले विधायकों के पास कितना फंड था और आज कितना फंड है? आज बिहार का बजट क्या है? आज जो हमारे टैक्सेस जो हम जमा करते हैं वो कितना है, और पहले जो हम जमा करते थे 15 साल पहले वो कितना था? ये भी बताइए ना। आप उस समय इनकम टैक्स और सेल टैक्स सब मिला के 1 रुपया जमा करते थे, आज आप 18 रुपये जमा कर रहे हैं। और कंपेयर कहिएगा कि 15 साल पहले से कर लीजिए। 15 साल वाले तो चले गए, विपक्ष में बैठे हुए हैं। 15 साल वाले विपक्ष में बैठे हैं ना। चलिए आखिरी सवाल है, जैसे अभी चल रही है चर्चा की सरकार गिरेगी। सरकार, देखिए ऐसा है कि सरकार के पास काम के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नीतीश जी जैसा व्यक्ति, मैं पर्सनली मुख्यमंत्री या नीतीश कुमार को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता हूँ। उस व्यक्ति ने बिहार का चरित्र और बिहार की चीज़ों को बदलने की भरपूर कोशिश तो की है, परंतु वर्तमान स्थिति में नीतीश जी एक डेंग नहीं चल पा रहे हैं। और जो लालू जी के यहां जो रेड हुई वो प्री प्लान रेड थी। 18 मई को आप एफआईआर दर्ज करते हो और 20 मई को 13 साल पुराने मामले में एफआईआर करते हो। 11,000 मामले हैं सीबीआई में, क्यों नहीं होती जांच उसकी? क्यों नहीं होती जांच? मोदी जी की साली जिस केस में इन्वॉल्व है उसकी जांच क्यों नहीं होती है? मुजफ्फरपुर बाल कांड जो हुआ उसकी जांच क्यों नहीं होती है सीबीआई की? रणवीर सेना के मुखिया मारे गए, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है? वीर कुंवर सिंह का पुत्र मारा गया, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होती है? विश्वेश्वरैया भवन में किसका ऑफिस था? बीजेपी की, जदयू के मंत्री का, नितिन नवीन साहब का ऑफिस जला है। नहीं, नितिन नवीन साहब का ऑफिस जला है। सरकार, जो हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी प्रयास कर रहे थे कि वाम दल, कांग्रेस, नीतीश, बीजेपी को भगाओ, जो आज भी हम प्रयासरत हैं। आरएसएस और गोडसे के विचारधारा को हम भारत से, इस बिहार से भगाना चाहते हैं। वो केवल और केवल हिंदू और मुसलमान करते हैं। क्या हमारे अंदर पहले राष्ट्रवाद नहीं था? क्या हम 2014 से पहले हिंदू नहीं थे? क्या रामलला का मंदिर मोदी जी ने बनवाया? कानून ने बनाया। इतने दिनों तक जो केस लड़े हैं लोग, या जो कानून ने डिसीजन दिया उसका पालन हुआ है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी बता सकते हैं देश को, वो तो मन की बात करते हैं, वन वे बात होती है, वन वे ट्रैफिक है उनका, दूसरे की बात तो सुनते नहीं है। जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बताइए कब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? 1 to 1 आम खा लेना, आम बेच लेना वो नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की? आप तो बहुत, मनमोहन सिंह तो नहीं बोलते थे ना, मोदी जी तो बोलते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों डरते हो? रोजगार की वही स्थिति है, रोजगार कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा हो गया है और महंगाई मुझे लगता है ताजमहल के नीचे दब गया है ना? चलिए, अभी सरकार गिरने की बात आपके मन में भी आ रही है, तो मैं एक सवाल, क्योंकि आम लोगों से, पब्लिक से मैं हमेशा करता आया हूँ, आज मैं आपसे कर रहा हूँ, अगला हीरो कौन? बिहार का अगला हीरो कौन? बिहार का अगला हीरो जनता। बिहार का अगला हीरो जनता। जिस दिन वो धर्म और जाति को त्याग देगी, बिहार इस दुनिया का, इस भारत का सबसे बेहतरीन प्रदेश बन के रह जाएगा। इसके युवा में इतना दम है कि भारत में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस, इस बिहार में इतना दम है कि सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग हमारे बिहार में। लेकिन हमारे बिहार का सबसे बड़ा अगर कोई अभिशाप, कोई शराप अगर है तो जाति धर्म है। जिस दिन पब्लिक, जनता जाति और धर्म को छोड़ के विकास के मुद्दों पर नेता को चुनना शुरू करेगी। आज क्या हुआ? राशन का हाल, गेहूं बंद कर दिए ना। अब क्या कहते हैं, जिसको 2 चक्का होगा उसको राशन नहीं मिलेगा।
तो जो विधायक एमपी फॉर्च्यूनर पे चढ़ेगा उसको पेंशन और सैलरी नहीं मिलेगा, सरकार तय कर दे। कहीं गलती से उस गरीब परिवार ने कोई मोटरसाइकिल खरीद ली हो या किसी भी तरीके से उसके पास वो अर्जित हो गया हो, तो आप उसको राशन नहीं दीजिए। तो हमारे टैक्स के पैसों से आप राशन गरीबों का रोक रहे हो और हमारे दिए गए टैक्सों के पैसों से फॉर्च्यूनर पर चढ़ने वाले विधायक एमपीओ को पेंशन और सैलरी क्यों दे रहे हो, उसे भी बंद करो। वैसे भी विधायक और एमपी को सैलरी का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीतिक एक रोजगार नहीं, एक सेवा है, सेवादारी है और आपको सेवादारी करनी चाहिए। अगर सेवादारी नहीं कर सकते हैं आप तो राजनीति मत कीजिए, बिजनेस व्यापार की